दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि अगर आप लोग क्लर्क के लिए सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिवीजन करना ना भूलें, चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हों। और अगर आप गलती से हमारे चैनल पर आ गए हैं पढ़ने के लिए तो आप यहाँ भी रिवीजन करना ना भूलें, और जिससे भी आप पढ़ते हैं उसका भी जरूर रिवीजन करें। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं पढ़ाने वाले, आप चाहे जिससे भी पढ़ें लेकिन अपना रिवीजन ना भूलें। अगर आप नया पढ़ने से अच्छा तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत जरूरी है। और रिवीजन क्लासें मैं लाऊंगा लगातार, दोबारा रिपीटेड मिक्स करके लाऊंगा मैं क्लासें। अभी तो एनपीए की चल रही है, एसएमए चल रही है, एसएचजी चल रही है, एचयूएफ चल रही है, तो अलग अलग चल रही है। और वो भी एमसीक्यू टाइप कि जो आपको आपके प्रमोशन टेस्ट में डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा क्वेश्चन। आप सोचोगे यार ये पढ़ा तो था भाई, क्या आंसर होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहां पे क्या टिक किया है। तो मैं यही थोड़ा टाइम लेने के लिए आपके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप जरूर उसको रिवीजन करें 100+1%। जितना रिवीजन करेंगे उतना याद होगा, जितना रिवीजन और प्रैक्टिस अपने कंप्यूटर अपने पीसी में जरूर। आरटीजीएस आपको बता देता हूँ क्या क्या। आरटीजीएस, अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, क्यों बनाना, सीआईएफ, ये चीजें जरूर आप सीख लीजिएगा कि कैसे कैसे इन चीजों को बनाना है आपको। एनईएफटी, अगर आपने ये चीजें सीख ली तो मोटे मोटे नंबर आपके इनमें आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग में, आरटीजीएस में, सीआईएफ में और एनईएफटी में। अब जब यहाँ से आपके नंबर आ जाएंगे फिर बच जाएगी थ्योरी। थ्योरी में भी पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो मैक्सिमम बच्चों को प्रैक्टिकल में तो हो ही जाता है, वैसे कर देते हैं बंदे क्योंकि वहां भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। लेकिन थ्योरी में क्वेश्चन छूट जाते हैं, वहीं वहीं बच्चा फेल हो जाता है, वही हमारा जो सब स्टाफ है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए ये भी जरूरी है, लेकिन वहां पर भी हाथ मारते रहना है। तो थोड़ा मैंने आपको 2 मिनट ज्यादा ले लिए, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और लगातार पढ़ते रहिए। और शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। और आज का सेशन आपको दिख रहा है एनपीए। कि एनपीए क्या है, आप अगर ब्रांच में होते होंगे तो कई बार आता है यार अकाउंट एनपीए हो गया, अकाउंट एनपीए हो गया। तो एनपीए से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। एनपीए तो आपको नॉर्मल रूटीन में है, आप जिस ब्रांच में काम करते हैं। कल म्यूचुअल फंड में था कि म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, उस पर कौन कंट्रोल करता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिपीट हो रहा है एक आध बार, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज कल बताई थी। तो शुरू करता हूं आज का एनपीए। तो एनपीए है एमसीक्यू की। एनपीए पहले क्या है, पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको बताया था कल भी कि म्यूचुअल फंड क्या है, और आज बताऊंगा कि एनपीए क्या है। कि एनपीए वो चीज है कि आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है और वो लोन नहीं चुका पाता, लोन चुकाने में असफल रहता है, तो बैंक उस व्यक्ति के लोन अकाउंट को एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट और एनपीए के रूप में वर्गीकृत करता है। एसएमए, उस दिन आपको एक चीज और बताता हूँ, जो एसएमए है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब क्या आया था, अभी जो जीआईबी का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इतना आसान क्वेश्चन आया था कि जो एसएमए 1 है उसका टाइम पीरियड कितना है। ये एसएमए ऐसे होता है, एसएमए 1, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। आपको मैं नीचे बताऊंगा कि क्या है एसएमए की कहानी, ठीक है। तो लेकिन वो पेपर आया था कि एसएमए 1 आया था शायद, तो उसका टाइम पीरियड कितना से कितना है। तो आपको मैं नीचे वो बता दूंगा कि क्या है, क्या पीरियड है एसएमए का। एसएमए की फुल फॉर्म आएगी कि एसएमए की फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट है, ये स्पेशल अकाउंट है। तो अब करते हैं शुरू आज का एनपीए का क्वेश्चन नंबर पहला, कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अ टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड इज एनपीए। कि अगर आपका अकाउंट एनपीए है और आपने एनपीए की फुल फॉर्म बतानी है मेरे को, अगर मैंने ऊपर नहीं बताई होगी तो ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन हो गए आपके, कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अ टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए, कि किसी टर्म लोन को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कितना समय चाहिए होता है कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो गया है। बोलते हैं ना आपका
खाता एनपीए हो गया तो उसकी कितने दिन में वो एनपीए उसको कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है 30 डेज, दूसरा है 60, 90 और चौथा है 180 डेज। तो आपका जो खाता एनपीए हो जाता है वो हो जाता है आपका 90 दिन में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। 90 दिन में आपका खाता एनपीए हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज अ लोन विच रिमेन्स एनपीए फॉर पीरियड लेस देन और इक्वल। की एक ऐसा ऋण कि जो आपका कम से कम जो एनपीए रहता है, बना रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको मतलब एनपीए वाले को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डाउटफुल एसेट्स या संदिग्ध संपत्ति, दूसरा होता है घटिया संपत्ति, सब स्टैंडर्ड असेट्स, एक होता है स्टैंडर्ड असेट्स। द स्टैंडर्ड तो अच्छा होता है लेकिन सब स्टैंडर्ड एक घटिया एसेट होता है। एक होता है लॉस असेट, घाटे वाला, और तीसरा होता है इनमें से कोई नहीं। तो जब एनपीए आपका टाइम से कम हो जाता है तो उसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड असेट यानी घटिया संपत्ति, उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज a loan which remains substandard assets for a period less than or equal to 12 months। ऐसा ऋण जो 12 महीने से कम है उसके बराबर अवधि के लिए घटिया संपत्ति बना रहता है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो 1 साल से नीचे वाला है, वो सब स्टैंडर्ड है, वो 1 साल से नीचे वाला और सब स्टैंडर्ड यानी घटिया संपत्ति है तो उसको क्या कहेंगे? मतलब इनको भी कैटेगरी में बांटा हुआ है कि ये डाउटफुल है, ये सब स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। अगर 12 महीने से कम है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है डाउटफुल। की मतलब डाउटफुल का मतलब होता है, आपको बता देता हूँ, डाउटफुल होता है कि अभी ये एनपीए की कैटेगरी में नहीं आया है, कि अब डाउट है इस पे भाई, उसके बाद ये एनपीए सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, घटिया हो जाएगा। लेकिन अभी इस पे डाउट है तो 12 महीने से कम के लिए ये डाउटफुल एसेट्स में होता है। नेक्स्ट, अभी आया ये एसएमए 1। इन एसएमए एस स्टैंड फॉर, कि एसएमए में, ये एसएमए मैंने आपको ऊपर बताया था, ये आया था जीआईबी के पेपर में, कि एस ये वाला आया था जीआईबी के पेपर में। देखो मैं आपको पहले बताता हूँ एसएमए 1 का टाइम पीरियड कितना है, ये 31 से 60 दिन। तो इतना आसान तो नहीं आ सकता वैसे, लेकिन आ गया उसमें। तो एसएमए में एस की जो स्टैंड फॉर्म है वो क्या होगी? ये जो एस है इसकी स्टैंड फॉर्म क्या होगी? सुपरवाइज, स्पेशल, सेकेंडरी या सेकंड। तो मैंने आपको ऊपर भी एसएमए की जो फुल फॉर्म बताई थी वो मैंने आपको बताई थी कि एसएमए की है स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो जो एस की है वो होती है स्पेशल। अब ये देखते हैं कि एसएमए है क्या। एसएमए होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। यह एक खास अकाउंट होता है जिसे उन खातों के लिए तैयार किया जाता है जो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड की ओर जा रहे हों। देखो मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड की ओर जा रहे हैं, सब स्टैंडर्ड मतलब घटिया की ओर जा रहे हैं। पहले तो अकाउंट स्टैंडर्ड थे, लेकिन वो व्यक्ति, वो कस्टमर जो अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहा है 90 दिन के अंदर, उसका खाता ये एनपीए की तरफ जाता है, तो सब स्टैंडर्ड की ओर जा रहा हो। अब आगे देखो क्या है, आरबीआई ने साल 2014 में एनपीए बनने की संभावना वाले खातों की पहचान करने के लिए एसएमए की शुरुआत की थी। तो एसएमए की शुरुआत 2014 में आरबीआई ने कर दी थी कि वे जो खाते एनपीए बनने की संभावना में डाउटफुल है, जो कि हाँ भाई एनपीए हो जाएंगे, उनकी पहचान करने के लिए एसएमए की शुरुआत की थी। अब देखो एसएमए का टाइम पीरियड याद करना बहुत जरूरी है, इसी के लिए मैंने आपके लिए एसएमए आज एक क्वेश्चन लाया। एसएमए 0 है 1 से 30 दिन, एसएमए 0 पेमेंट ओवर ड्यू फॉर 1 से 30 दिन। एसएमए 1 इसका जो टाइम पीरियड होता है पेमेंट्स ओवर ड्यू का, ये होता है 31 से 60 दिन, और ये पेपर में आया था। एसएमए 2 है 61 से और 90 डेज। बाकी ये स्पेशल मेंशन अकाउंट है कि जो एनपीए खाते होने वाले हैं उनकी पहचान करने के लिए, जिनकी संभावनाएं हैं कि भाई ये खाते ये डाउटफुल में है, और 90 दिन के बाद तो अकाउंट एनपीए हो ही जाता है अगर आप रुपए टाइम से नहीं चुकता करते हो तो। ठीक है भाई।
अगर आपके समझ में आ रहा है तो जरूर बताएं। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी क्रॉप सीजन एंड अनपेड शॉर्ट ड्यूरेशन फार्म लोन विल बी टर्म एज एनपीए। कि कितनी फसल सीजन के बाद अब इतनी अल्पावधि कृषि किस ऋण का एनपीए कहा जाता है। कि लोग कृषि के लिए ऋण लेते हैं और खेती के लिए ऋण लेते हैं, तो उनका भी अकाउंट एनपीए में जाता है। तो क्वेश्चन है कि अगर जो खेती वाले हैं कि उनके, अब उनका टाइम पीरियड तो है नहीं खेती वालों का, तो कितने सीजन फसल के बाद अगर उन्होंने मतलब अब मान लिया जाए एक सीजन कर लिया वो नहीं चुका पाए ईएमआई, दो सीजन कर लिया वो ईएमआई नहीं चुका पाए, तो कितने सीजन के बाद उनका जो खाता है वो एनपीए हो जाएगा। तो उनका हो जाएगा 2 सीजन के बाद। ऑप्शन नंबर जो बी है, 2 क्रॉप सीजन के बाद उनका जो जो खाता है कृषि वाला वो एनपीए में चला जाएगा। कि अगर उन्होंने चुकता नहीं किया, चलो एक में नुकसान हो गया लेकिन दूसरे में तो उनको भरपाई करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने भरपाई भी नहीं की तो 2 सीजन के बाद उनका एनपीए में चला जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला टाइम है। ठीक है, जो शॉर्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा ना शॉर्ट ड्यूरेशन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है और एक आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वाला मिलेगा नीचे वाले क्वेश्चन में। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सीजन्स। नेक्स्ट, और ये है लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन कि आफ्टर हाउ मेनी क्रॉप सीजन एंड अनपेड लॉन्ग ड्यूरेशन। ये देखो यहाँ पे लिखा लॉन्ग ड्यूरेशन फार्म टू विल बी टर्म एज एनपीए। कि कितने फसल मौसम के बाद अवैतनिक लंबी अवधि के कृषि ऋण को एनपीए में डाला जाएगा। वो था शॉर्ट टर्म के लिए दो सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा आपको पहला ऑप्शन है 1 सीजन, 2 सीजन, 6 सीजन या 4 सीजन। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1 क्रॉप सीजन में ही आपका खाता एनपीए कहलाने लायक हो जाएगा अगर आपने उसकी समयावधि, आपने उसका टाइम पीरियड में ईएमआई नहीं चुकता करी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेज किस प्रकार, प्लेज इज क्रिएटेड ऑन विच टाइप ऑफ असेट्स। कि अगर प्लेज है किस प्रकार की संपत्ति पे बनाई जाती है। जो प्लेज होता है, आपने प्लेज जो लोन लेते हैं आप, वो कौन सी संपत्ति पे आप प्लेज बना सकते हैं। तो वो है, पहला ऑप्शन है मूवेबल, यानी जो मूव करती है, जैसे गाड़ी हो गई, गाड़ी घोड़े हो गए, वो मूव करते हैं तो उस पे आप प्लेज के अंडर में आते हो। एक दिन मैं एक स्पेशल क्लास लाऊंगा प्लेज, हाइपोथेकेशन और इन तीनों की क्लास लेके आऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। लेकिन इसमें आपने देखना तो प्लेज है वो हमेशा मूवेबल कंडीशन की संपत्ति पर बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि आपने मकान पे ही प्लेज को डाल दिया है। ठीक है, तो जो प्लेज है ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो मूवेबल है उसमें प्लेज की संपत्ति बनाई जाती है। इमूवेबल होता है जो जो आइटम, जो ऑब्जेक्ट खड़े रहते हैं उनको इमूवेबल कहा जाता है। ये तो था प्लेज। ये टर्म जरूर याद रखें। पहला मैंने आपको बोला प्लेज और बोला मैंने इमूवेबल, मूवेबल कि चलने वाला प्लेज बोलते हैं ना, प्लीज मूव। नेक्स्ट आता है मोर्गेज। अगला आता है मोर्गेज इज क्रिएटेड ऑन विच टाइप ऑफ असेट्स। कि मोर्गेज की जो संपत्ति होती है वो किस संपत्ति पर बनाया जाता है मोर्गेज को। अगर प्लेस था तो वो तो मूवेबल था, लेकिन जो मोर्गेज है वो आ जाता है आपका इमूवेबल। यानी जैसे घर हो गया, आपका घर हो गया, जैसे ये घर हो गया आपका, ये किस में आएगा, ये इमूवेबल में आएगा और ये आएगा मोर्गेज में। कि घर को तो आप मूव कर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसलिए इमूवेबल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट इज लिस्ट बाय। कि जो डिफॉल्टर होते हैं, अब विलफुल कौन से डिफॉल्टर होते हैं, विलफुल वो डिफॉल्टर होते हैं जो कि लोन लिया और लोन को चुकता नहीं किया और भगोड़े हुए, वो होते हैं विलफुल डिफॉल्टर, जो मतलब फुली डिफॉल्टर होते हैं। तो
उनकी जो सूची है, उनकी जो लिस्ट है, वो कौन जारी करता है? कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई, सिविल या नन ऑफ दीज? तो इन विलफुल डिफॉल्टर की जो लिस्ट है वो जारी करता है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विलफुल डिफॉल्टरों की सूची जारी करता है। नेक्स्ट, डीआरटी इज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी? जो डीआरटी है, डीआरटी की फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। जो इसकी समिति है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? डीआरटी की जो समिति है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। जो रिकवरी करनी है डेबिट की, उसकी भी तो समिति बनेगी। ऐसे थोड़ी है कि भाई किसी ने अगर पैसे ले लिए और वो जमा नहीं करा पा रहा है तो उसकी रिकवरी भी की जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि उसमें मकान पे लेते हैं कोई लोन, जैसे मैंने आपको प्लेस बताया, तो मूवेबल था, इमूवेबल में आपको मैंने बता दिया मॉर्गेज, तो वो अपनी संपत्ति को गिरवी रखते हैं। तो किस समिति के अनुसार ये डेविड डीआरटी बना था? रंगराजन समिति, श्रीनिवासन समिति, टीटी तिवारी समिति और जानकी रमन समिति। तो इसका आंसर है जो डीआरटी है वो बना था टीटी तिवारी समिति। ठीक है भाई। अब आज थोड़ा डीआरटी के बारे में जान लेते हैं कि डीआरटी है क्या। डीआरटी है डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। डीआरटी का मकसद बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली को तेज प्रभावी तरीके से करना है। डीआरटी की स्थापना गैर निष्पक्ष मतलब एनपीए की बढ़ती समस्याओं और ऋण वसूली से जुड़े विवादों को हल करने के लिए की गई थी। जो डीआरटी है डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, इसकी जो शुरुआत है वो इसीलिए की गई थी कि एनपीए बहुत बढ़ रहे थे, लोग लोन ले रहे थे, जमा ही नहीं कर रहे थे, तब बैंक जा रहे थे घाटे में। इसलिए इस डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की शुरुआत की गई थी और जो लोग ऋण ले रहे थे उनके विवादों को सुलझाने के लिए। ये है डीआरटी। अगला क्वेश्चन है नीचे, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन केस ऑफ डीआरटी? अगर डीआरटी में जो अगर कोई डीआरटी है तो उसका जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम रुपए है, वो कितने तक के मामलों में डिफॉल्ट है तो वो उसको हैंडल करता है? पहला ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। तो 20 लाख तक का जो अमाउंट है उसमें डीआरटी इस चीज को हैंडल करता है। नेक्स्ट, द टर्म एनपीए बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू, कि जो ये एनपीए शब्द है ये किस बैंकिंग क्षेत्र में, मतलब किस को बोलेंगे एनपीए शब्द? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी जब आप एग्जाम देने जाओगे 100%। जो भाई अच्छा पढ़ते हैं, कई हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको इतना अच्छा नॉलेज है कि मैं सोचता हूँ यार भाई इनका अगर नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है, इनका तो होना ही चाहिए। और उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिकल जरूर करें। पहला है बेड लोन। अब जब एनपीए है तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने रुपए ही जमा नहीं किया तो आप अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकते आप। गुड लोन्स नहीं हो सकता, हाई वैल्यू लोन्स और एग्रीकल्चर सेक्टर लोन्स ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बेड में ही जाएगा, क्योंकि आपने तो रुपए जमा ही नहीं कराए, तो इसलिए इसका संबंध बेड लोन से हो जाता है। नेक्स्ट, एनपीए परफॉर्मिंग एसेट इज एन कॉमर्शियल बैंकिंग आर, कि जो भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को ये जो एनपीए है वो है बिल्डिंग एंड लैंड, जमीन से और बिल्डिंगों से, लोन नॉट रिपेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कैश होल्डिंग। तो जो ये नो पर एसेट है वो बैंकों का किससे संबंध है? तो उसका संबंध साफ साफ मैंने आपको यही बताया जा रहा हूं ऊपर से कि उसका संबंध लोन नॉट रिपेड, कि वो लोन को रिपे नहीं कर पा रहा है, कि सही समय पे लोन को जमा नहीं कर पा रहा है, यही एनपीए। बस कुल मिला के ये है एनपीए का मतलब। नेक्स्ट, लोन a loan or advance for which the principal or interest payment of overdue or a period of 90 days is called, कि अगर आपने 90 दिन के अंदर आपका जो
लोन है, आपका जो अकाउंट है वो एनपीए में चला जाता है, मतलब आप जमा नहीं करा पाते पेमेंट को, तो उसको क्या कहेंगे? ऊपर से मैं आपको वही कहानी बताई आ रहा हूँ कि इसका टाइम पीरियड ही 90 दिन होता है, और अगर आप 90 दिन के अंदर आप अपनी ईएमआई को नहीं चुका पा रहे तो उसको क्या कहेंगे? बैड डेबिट, लॉस असेट, नॉन रिकरिंग असेट या नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो एनपीए की जो फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट होती है वो। ठीक है, तो 90 दिन के अंदर उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाएगा। अब आता है यहाँ पे प्लेज, मॉर्गेज और हाइपोथेकेशन। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, पहले मैं नीचे से प्लेज को कवर कर लेता हूं। मैंने प्लेज बोला था, तो प्लेज के लिए मैंने बोला था मूवेबल है, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, स्टॉक। ठीक है भाई, समझ गए? ये इन पे आप लोन ले सकते हैं। जो प्लेज है ये मूवेबल है, ये भी कि गोल्ड, ज्वेलरी, स्टॉक, एनएससी, ईटीसी। अब आता है मॉर्गेज। ये होता है इमूवेबल, जैसे परमानेंट जो फिक्स होते हैं उसको कहते हैं मॉर्गेज। उसके बारे में थोड़ा मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये है इमूवेबल कौन कौन से हैं, जैसे हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गई, और प्रॉपर्टी हो गई परमानेंटली फिक्स टू द अर्थ और अटैच टू द लैंड, कि जो जमीन के साथ फिक्स है उस पे ही आप लोन ले सकते हैं, उसे कहते हैं आपका मॉर्गेज। अब आता है हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन भी मूवेबल है, लेकिन उसमें क्या आते हैं हाइपोथेकेशन में? गाड़ियां, स्टॉक, और ये मूवेबल में हो जाता है। तो ये था आपका एनपीए का आज का एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। और जो 2-4 भाई मेरे लास्ट तक वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों की वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं, क्योंकि आप अंत तक क्लास को देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में जरूर आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप इसको लगातार दोबारा रिपीट करते रहिएगा। आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि सफलता मेहनत करने वाले को ही मिलती है। ठीक है भाई, तो इसलिए आप बने रहिए हमारी क्लास के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक सब स्टाफ के पास या आपके पास ये वीडियो सेव हो जाए, और आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब भी आपको समय मिले इसको जरूर देखें, और अगले भाई का भी भला हो जाए जो भाई सब स्टाफ के लिए पढ़ रहा है। नो, किसी पे कोई दबाव नहीं पड़ने का, पैसे की कोई वो नहीं है, आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।